हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, कुछ बच्चों से बात हो रही थी तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो कुछ नहीं बताया कि भाई मैंने 12th पास कर लिया है, BA करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। तो उन्होंने उनके पास जवाब ही नहीं था। ऐसे कुछ बच्चों से मैंने किसी ने कहा BSc ले रहा हूँ, जो 12th पास किए बच्चे हैं, अभी पास किए, मैं उनसे पूछ रहा था। और कुछ बच्चे जो है जो कर रहे थे कि BCom करेंगे। तो मैंने पूछा कि भाई ये आप कोर्स कर रहे हैं तो इसकी आपको ने कुछ तो गोल बनाया होगा, कुछ आपने अपना लक्ष्य बनाया होगा कि भाई इसको हम ये कोर्स करेंगे और आगे जो है हमें ये लक्ष्य पाना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, गलती करते क्या हैं 12th पास किए हुए बच्चे, तो वो अपनी आगे की रणनीति नहीं बनाते हैं। जैसे आपको युद्ध जीतना है ना, तो युद्ध आपको जब जीतना है तो भाई उसकी रणनीति बनती है ना कि हमें अच्छे हथियार, अच्छी रणनीति बनानी है, कैसे घेरेबंदी करनी है, कहाँ पे किस तरह जो है हथियार का प्रयोग करके दुश्मन को जो है पस्त करना है। तो इस तरह आप बच्चों के पास क्यों कर रहे हैं, क्यों ये पढ़ाई ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ तो जैसे भेड़िया दसान कहते हैं ना कि भैया वो हमारा दोस्त ये कोर्स ले रहा है तो हम भी ले रहे हैं। तो मेरी बच्चों से गुजारिश है, जो बच्चे अभी 12th पास किए हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भेड़िया दसान में जैसे होता है ना कि एक भेड़ की तो दिमाग होता नहीं, एक भेड़ जहाँ चलती है उसके पीछे पीछे सभी भेड़ चल देते हैं। और अगर भेड़ खाई में कूद गई, एक कूद गया तो सभी कूद जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों आपसे कि इस तरह की चीज़ें मत करिए। कौन दोस्त कहाँ जा रहा है। पहले ये जो आप ग्रेजुएशन आप करने जा रहे हो, जो ये 12th के पास करने का 3 साल जो आपका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पहले आप अपना आकलन करिए कि मेरी जो एजुकेशन है, मेरी जो पहुंच है, क्या मैं इसको अच्छे से कर सकता हूं कि नहीं, क्या मेरी इच्छा है। अच्छा, दूसरा चीज़ एक और है कि आपकी इच्छा भी अब वो पढ़ने का है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये मुझे पढ़ने का मन है और जो है पेरेंट्स की तरफ से या दोस्तों की तरफ से कहा जा रहा है कि मतलब जैसे आपका ये कोर्स पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन दोस्त आपके उधर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, पेरेंट्स भी आपको कर रहे हैं, तो बात करिए। जो आपका मन करे, जो आपकी इच्छा हो, वही कैरियर आप चुनिए। ठीक है, पेट तो सभी भर सकते हैं, पेट की दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो मन है, जो आपकी इच्छा है, अगर उस कैरियर को आप अपनाओगे ना तो उसमें आप 100% सफल होगे। ठीक है, तो आपसे ये गुजारिश है कि आप थोड़ा सा मंथन करिए, विचार करिए और उसके बाद डिसीजन जो है अपने करियर का लीजिएगा। ठीक है, उसमें मेरी राय ये है कि कैरियर वही चुनना चाहिए जिसमें आपका दिल हो, जो आपको इच्छा करे, जिसे आप जो है दिल से चाहते हैं, हाँ मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, या मुझे इस कैरियर में जाना है। फील्ड चाहे आप स्पोर्ट में है मन तो आप स्पोर्ट में जाओ, आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई में जाओ, आपको व्यापार करना है तो आप व्यापार करो, है ना। तो हर चीज़ की पढ़ाई अलग अलग है और समय आपके पास बहुत लिमिटेड होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करिए पूरी ताकत से करिए, पूरी लगन से करिए, और जो इच्छा हो आपकी वही कैरियर चुनिए। ठीक है, किसी के कहे अनुसार, उससे अनुसार आप डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज आ जाते हैं टॉपिक पे। आज आप पढ़ोगे मुगल शासन व्यवस्था। ठीक है, मुगल प्रशासन को आज आप इस वीडियो में पढ़ोगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि कैसे जो है मुगल प्रशासन बटा हुआ था। देखिए, तो जैसा कि आज भी आप देखते हो दोस्तों, तो भारत है आपका, भारत
फिर प्रांतों में बटा है, ठीक है, फिर क्या है, जिलों में बटा है, और फिर क्या बटा है, तहसील में है, फिर गांव है। तो इसी तरह दोस्तों जब मुगल शासन चल रहा था उस समय भी इस तरह जो है बटा हुआ था। क्या क्या था आप देखो एक बार। देखिए, साम्राज्य हो गया मुगल साम्राज्य, और मान लो भारत हो गया, ठीक। अब देखो राज्य, राज्य को क्या कहते थे, मुगल कालीन शब्द क्या है, सूबा, ठीक है, सूबा। जैसे कि आप देखो अकबर के समय में आपका 15 सूबों में बटा हुआ था मुगल साम्राज्य, ठीक है। और आगे आप आते हो, आगे आप देखते हो औरंगजेब के समय में, तो उस समय आपका सूबा 20 भागों में, ठीक है, और जो विजित राज्य होते हैं तो 20 सूबा में साम्राज्य हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे राज्य विजित करते हैं उस तरह ये सूबे भी बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप देखिए उसके बाद जिला, जिला को क्या कहते थे, सरकार, ठीक है। ये शब्दों पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर पूछता है कि सूबा क्या है, राज्य है, परगना है, क्या है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। सरकार, सरकार यानी जिला, ठीक। फिर आ जाता है अगला परगना। परगना क्या है, परगना तहसील, आज जो आपका तहसील है, और उसको जो है मुगल कालीन शब्द है परगना, ठीक। उसके बाद आता है गांव। गांव को क्या कहते थे, मावदा या दीह, मावदा या दीह, ठीक। तो आपका क्रम क्या हो गया, देखिए, जैसे साम्राज्य, फिर सूबा, फिर सरकार, परगना, मावदा या दीह, ठीक है। अब ये जो साम्राज्य था और ये सूबा, ठीक, ये तो क्लियर हो गया ना आपको। साम्राज्य, अब राज्य, जिला जैसा कि आपका है उसी तरह ये हो गया, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दोस्तों आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, ठीक। आगे देखिए, मुगलों ने अपनी शासन व्यवस्था में भारतीय और फारसी दोनों सैन्य परंपराओं का मिश्रण किया, ठीक है। यह 2 सिद्धांतों पर आधारित था। क्या, सम्राट की निरंकुश शक्ति, ठीक है, किस पे आधारित था, सम्राट की निरंकुश शक्ति। जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों कि जब बाबर आता है, ठीक है, बाबर आता है तो वो जो है बादशाह की उपाधि धारण करता है। जब भारत को विजित करता है तो बादशाह की उपाधि धारण करता है। बादशाह की उपाधि धारण करने का मतलब ये हुआ कि वो बाहरी शक्तियां जो हैं, जो खलीफा इत्यादि हैं, उनकी जो है, जो धार्मिक क्षेत्र में उनकी पकड़ थी, उसको जो है उन्होंने हटा दिया अपने, मतलब कि विदेशी शक्तियां अब उसके ऊपर कोई, उसके डिसीजन में कोई भी विदेशी शक्तियां प्रभावित नहीं कर सकती हैं, ठीक। और आगे आप दोस्तों जब बढ़ते हैं तो देखते हैं अकबर जो है अपना एक धार्मिक घोषणा करता है ना। महजर आपने पढ़ा होगा, महजर या मजहर आपको दिखा होगा किताबों में। तो उसमें उसने जो है घोषणा की कि जो धार्मिक क्षेत्र, जो धार्मिक कानून है, उसमें जो है अंतिम उसी का जो है मतलब अंतिम डिसीजन उसी का रहेगा, ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में। तो इस तरह जो है जो बादशाह था, जो मुगल साम्राज्य का बादशाह था, उसमें अब बाहरी क्षेत्रों का या धार्मिक क्षेत्र के जो काजी थे, जो खलीफा थे, किसी का भी उस पर अधिकार नहीं रह गया। अब वह एक निरंकुश सम्राट था, उसके ऊपर किसी तरह का प्रभाव या दबाव। देखिए दूसरा दिख रहा है सैन्य शक्ति। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं बाबर आता है, ठीक है, तो बाबर अपने जो भारत पे कब्जा करता है तो सैन्य शक्ति द्वारा ही यह भारत पे अपने कब्जा करता है। तो शुरुआती जो शासन है वो सैन्य के द्वारा ही शासित था। बाद में जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों कि जो आपका बाबर का समय है,
बाबर भी कुछ ही समय तक राज्य करता है भारत में। उसके बाद हुमायूं आता है, उसका बेटा। हुमायूं भी कुछ ही दिन शासन करता है, उसके बाद भारत से वो निर्वासित हो जाता है। ये पीछे आपने पढ़ा है वीडियो में। तो भारत से निर्वासित हो जाता है। शेरशाह सूरी जो है आपने देखा था कि कैसे उसने शासन कब्जा किया था, और उसके बाद फिर बाबर आता है, कुछ ही दिन रहता है, उसके बाद उसकी जो है सीढ़ियों से गिर के मौत हो जाती है। तो ये सब तो आपने पीछे पढ़ा ही है, आप जानते हैं। तो उसके बाद अकबर आता है। जो आप शासन यहाँ पे आप देखेंगे प्रशासन का, तो ये व्यवस्थित जो है इसको अकबर ने ही किया है, ठीक है। और अब आ जाइए, केंद्रीकृत जो है इसका शासन है, ठीक है। मुगल जो शासन है वो केंद्रीकृत शासन है, ठीक। अब देखिए, आइए अब जो केंद्रीय व्यवस्था थी उसको आप जो है समझिए। देखिए, मुगल बादशाह, ठीक, राज्य का प्रधान, ठीक, कानून निर्माता, शासन व्यवस्थापक, न्यायाधीश और सेनापति था, ठीक है। मुगल बादशाह मैंने अभी आपसे चर्चा किया था, जो है राज्य का प्रधान था, सर्वेसर्वा था, सारे डिसीजन यही लेता था। कानून निर्माता था, कानून का जो है इस पर अंतिम अधिकार इसी का था। जो भी मुफ्ती या जो भी काजी के द्वारा होता था उसमें बदलाव कर सकता था, ठीक है। कोई भी जो भी इसके सहयोगी थे अगर कहते थे, लेकिन अंतिम ये जो है किसी भी चीज़ों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। इसका ही निर्णय अंतिम निर्णय था। और देखिए, शासन व्यवस्थापक, जितनी भी व्यवस्थापक जो भी अधिकारी लगाता था उसका जो है एक अधिकारी इसके पास था। न्यायाधीश, जैसा कि दोस्तों ये बुधवार को, हर बुधवार को मुगल बादशाह न्याय करते थे, ठीक है। उसके बाद काजी लोग करते थे। तो इस तरह ये न्याय पे भी इसका एकाधिकार था, इसका ही न्याय जो है वो सर्वोपरि था। और सेनापति था। तो दोस्तों युद्ध के समय, जैसा कि आपने पीछे के बादशाहों को देखा है, युद्ध के समय जो है ये मुगल साम्राज्य की तरफ से सेनापति बनता था और सेना का नेतृत्व करता था। पूर्णतया निरंकुश था, इस पे किसी का अंकुश नहीं था, ठीक है। और निरंकुश दोस्तों अगर व्यवहारिक निरंकुश तो ही था ही, लेकिन व्यवहारिक रूप से आप अगर देखेंगे तो इस पे कुछ लोगों का नियंत्रण था। जैसे आप जो सरदार इसके साथ आए थे, ईरानी तुरानी, ठीक है, तो उनको बड़े बड़े पदों पे जो है, ठीक है, उमरा वर्ग था। तो इनको जो है इनको भाई बड़े बड़े मनसबदार थे, 5000 7000 तक जाते थे। तो उनको जो है इनका दबाव जरूर ही अप्रत्यक्ष रूप से रहता था। इनको भी लेकर के जो है बादशाह डिसीजन लेना था। तो व्यवहारिक रूप से पूर्णतया निरंकुश नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। और देखिए, कठिन परिश्रम। अब देखिए, ये बादशाह जो थे बहुत ही परिश्रमी थे, कठिन मेहनत करते थे, ठीक है। अब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आलस आ रही है, सो गए, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, ठीक है। तो अब कल पढ़ेंगे, अब अच्छा इतना कोर्स है कल करेंगे, तो ऐसा मत करिए। जो पढ़ाई है, जो टाइम आपने किया है, आलस को भगाइए। आलस जो है वो दरिद्रता की निशानी है, ठीक है। तो करे, अगर कल करना है तो आज करिए, और आज करना है तो अभी करिए, तभी आपको लक्ष्य जो है मिलेगी और तभी सफलता मिलेगी दोस्तों। तो बात मैं कर रहा था कि कठिन परिश्रम, बादशाह जो थे ये कठिन परिश्रम करते थे। जहांगीर जैसा जो सबसे आराम पसंद बादशाह था, वो 7 से 8 घंटे काम करता था, जो सबसे आराम पसंद आदमी है। और ये जो मुगल बादशाह थे, सूर्य निकलने से पहले ही उठ जाते थे और देर रात तक जो है ये शासन कार्य को करते रहते थे। और यहाँ तक अगर औरंगजेब को आप देखें तो औरंगजेब बहुत ही मेहनती आदमी था। मेहनती मामले में औरंगजेब बहुत मेहनती था। वो जो है आप सोचिए कि मुश्किल से 3 से 4 घंटे वो जो है सोता था औरंगजेब।
अब आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं? ठीक, वो मात्र 4 घंटे सो रहा है, 3 घंटे या 4 घंटे, और बाकी समय में काम कर रहा है। अब आप कितना देर पढ़ाई कर रहे हैं? आप मुझे कमेंट में मुझे बताइएगा आप लोग कि आप लोग कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है कि कठिन जो है मेहनती थे बादशाह, और जो है खूब मेहनत करते थे। ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है, अबुल फजल के राजत्व सिद्धांत में हमें मिलता है कि ये बताता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि है बादशाह। ठीक है, फोटो आपने देखा होगा जहांगीर इत्यादि में, तो जो है एक पीछे आपको दैवी जो है दिखाया गया है, उनको दैवत्व को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहता है जो है बादशाह को कि ये जो है ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। ठीक, और आ जाइए अगला, शासक वर्ग। अब देखिए बादशाह तो था ही, उसके साथ साथ जो है शासक वर्ग भी कुछ थे। उनको आप देखिए, शासक वर्ग को कौन कौन थे? देखिए उमरा था, ठीक है, ये क्या था? अमीर वर्ग। ठीक, तो उमरा जो है अमीर वर्ग था। इसमें कौन कौन थे? देखिए ईरानी, तुरानी, हाँ ये सब बाबर के साथ आए थे ना। मुगल 1000 जात और उससे ऊपर की संख्या के पदाधिकारी। ठीक है, ईरानी, तुरानी, मुगल ये सब आए थे, आपने देखा। 1000 जात और उससे ऊपर की संख्या के पदाधिकारी को उमरा कहा जाता था। समझ गए आप? 1000 जात और उससे ऊपर की संख्या के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? उमरा। जात मतलब क्या है? जात मतलब रैंक, पद। ठीक, और क्या कौन कौन थे? राजपूत, योग्य भारतीय मुसलमान इस शासक वर्ग में आते थे। जागीरदार, जागीरदार क्या थी? देखिए जागीरदारी की प्रथा अकबर के काल में पड़ी। ठीक है, अकबर ने जागीरदारी प्रथा को प्रारंभ कराया। जागीरदार दोस्तों होते थे, इनका जो है उत्तरदायित्व था कि लगान को वसूलना। इनके अंडर में जो है जमींदार, कई जमींदार होते थे, और ये जो है जमींदार डायरेक्ट किसानों से जो है लगान वसूलती थे, और ये जो है आगे जागीरदार को देते थे। ठीक है, तो जागीरदार होता क्या था दोस्तों कि ये जो है 4 साल तक एक स्थान पे रहता था, और उसके बाद उसका ट्रांसफ़र अन्यत्र स्थानों पे कर दिया जाता था। जागीरदार जो था वो कर वसूलना चाहता था, और तो ये जो है दबाव बनाता था ज़मींदार पे। ज़मींदार जो है किसानों पे दबाव बनाता था, इसलिए जो है बराबर संघर्ष बना रहता था। अब दोस्तों आइए बादशाह के मंत्रियों के बारे में आप पढ़िए। ठीक है, ये जो बादशाह के मंत्री हैं दोस्तों, इसी से पूरे भारत के, उसके जो भारत का साम्राज्य था, मुगल बादशाह पूरे भारत पे जो है इन्हीं मंत्रियों की सहायता से अपनी पकड़ को बनाए रखते थे। ठीक है, अब जैसे आप देखो कि यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रधानमंत्री या इसका वकील ए मुतलक या वजीर दीवान। ठीक, तो मीर बख्शी, ठीक यहाँ पे दिख रहा है, सद्र उस सद्र, ठीक, और मुख्य काजी। तो ये आप देखोगे कि इसी तरह ये केंद्र के हो गए, इसी तरह अधिकारी सूबों में भर्ती किए गए थे, उसके बाद आपका जिलों में, सरकारों में भर्ती किए गए थे, परगनों में भर्ती किए गए थे। ठीक है, तो ये जो है, अब जैसे जो केंद्र का दीवान है, ठीक है, ये दीवान आपको दिख रहा है, केंद्र का जो दीवान था इस अब, और जो राज्य का दीवान था, तो राज्य का दीवान केंद्र के दीवान को रिपोर्ट करता था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि बटा था। अब जो सरकार है, जो जिला है, जिला का दीवान किसको रिपोर्ट करता था? वो करता था सूबे का, राज्य को दीवान को रिपोर्ट करता था, और राज्य का दीवान किसको रिपोर्ट करता था? वो रिपोर्ट करता था केंद्र के दीवान को। ठीक है, तो इस तरह
पूरा पकड़ जो अकबर ने पूरा पकड़ बना के रखा था। तो अब दीवान और जैसे हो गया ना, अब सूबेदार और दीवान दो अलग अलग, अब अकबर ने क्या किया, अलग अलग किया, रिपोर्ट डायरेक्ट वो करेगा केंद्र को। तो इससे क्या होता था कि जो विद्रोह की आशंका कम हो गई, भाई सूबेदार के पास शक्तियां कम हो गई, तो अब शक्तियां अलग कम हो गई तो विद्रोह के चांस कम हो गए। अच्छा, यही कमियां होती हैं आगे चल के, आप देखोगे कि जब आपका उत्तरकालीन में मुगलों के जो उत्तराधिकार थे औरंगजेब के बाद, तो आपने देखा कि दीवानी और जो है आपका दीवानी और सूबेदार दोनों शक्तियां जो है एक ही व्यक्ति को दी गई। ठीक है, तो इसी तरह जो है आपका जो बिहार था, बंगाल था, तो कैसे जो है स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है इस तरह शक्तियां उनको दोनों मिल गई और विद्रोह आसानी से किया जा सकता था, और इस तरह आसानी से वो अलग हो गए मुगल साम्राज्य से। तो इसी को, विद्रोह को दबाने के लिए जो है बादशाह आपका अकबर ने स्टार्टिंग किया था कि दीवानी का अधिकार अलग करेंगे और फौजदारी जो आपका सूबेदार है सैनिक क्षेत्र का, वो अलग व्यक्ति को रहेगा। अच्छा, तो एक चीज़ और होता है, आप देखिए प्रधानमंत्री, आप एक एक करके समझना चालू करिए। तो प्रधानमंत्री को वकील मुतलक, वजीर, ठीक है, और दीवान जो है एक पद जो है दीवान का अलग से करता है अकबर। ठीक है, शक्तियां जो है वकील मुतलक की कम करने के लिए। ठीक है, आप देखिए अकबर के समय में बैरम खां वकील के पद पर था, राज्य का संरक्षक ये था, पूरे राज्य का संरक्षक, सभी मंत्रियों का प्रधान और उन्हें हटाने तथा नियुक्त करने का भी अधिकारी था। ठीक है, प्रधानमंत्री को दीवान के भी कार्य प्राप्त थे। ठीक है, बाद में दीवान ही राज्य का वजीर और प्रधानमंत्री होने लगा। तो दोस्तों आपने देखा था कि जब बैरम खां था, ठीक है, तो बैरम खां अपना पूरा जो है अधिकार अपने कंट्रोल में रखा था। चाहे किसी को मंत्री को हटाना है, किसी को नियुक्त करना है, युद्ध के लिए कूच करना है, किसी की हत्या कराना है, तो जो है विद्रोह दबाना है, वो सारे अधिकार अपने जो है अंडर में रखा था। लेकिन बाद में चल के जब अकबर अपनी पावर में आता है, अपनी शक्ति अर्जित कर लेता है, तो ये जो है वकील मुतलक की, वकील की जो अधिकार, क्षेत्राधिकार था, उसको कम कर दिया और उसमें जो है वकील के साथ साथ दीवान का भी एक पद बनाया। और दीवान जो था, दीवान के भी जो है ऐसा दीवान को भी ट्रांसफ़र करता रहता था, ऐसा ना हो कि एक जगह है और ये जो है विद्रोह करना चालू कर दे। तो इसलिए दीवान को भी वो जो है कुछ दिनों बाद ट्रांसफ़र कर देता था, दूसरी जगहों पे शिफ्ट कर देता था और दूसरे दीवान को जो है वहाँ पे दूसरे व्यक्ति को दीवान पद पे लगा देता था। ठीक, तो ये था आपका प्रधानमंत्री के बारे में। शतरंज आप खेलते होंगे ना, तो उसमें आपका वजीर, राजा, वजीर, तो वजीर दिखता है ना, तो वही वजीर है आपका प्रधानमंत्री। ठीक, ये जो है आपका एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था जो बादशाह के मंत्री थे। ठीक है, जो उसके अधिकारी वर्ग थे। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री। अच्छा, जैसे बादशाह नहीं है, बादशाह कहीं बाहर गया है, तो उस समय भी ये वजीर जो था, प्रधानमंत्री था, उसकी गैर हाजिरी में सारी शासन व्यवस्थाएं को वो जो है कंट्रोल में करके शासन चलाता था। ठीक, अब आ जाइए मीर बख्शी, सेना विभाग का प्रधान था। ठीक, मीर बख्शी सेना विभाग का प्रधान था, ये सेनापति नहीं था। सेनापति तो बादशाह युद्ध के समय खुद ही सेनापति वो नेतृत्व करता था। ये जो है, जैसे आप देखिए सैनिकों की भर्ती, उनकी हुलिया का विवरण रखना, घोड़ों और हाथियों का दागा जाना, सैनिकों के शस्त्रों और जो वस्त्र हैं, घोड़ों, शिक्षा, देखिए घोड़ों और शिक्षा, रसद की देखभाल करना इसके कार्य थे। ठीक है, तो ये जो है
आप समझ गए कि ये जैसे सेना जो है उसको उनके वस्त्रों को, उनकी तनख्वाह, उनका जो है घोड़ों की व्यवस्था, शिक्षाएं, ट्रेनिंग, ठीक है, हुलिया लिखना, सब कार्य जो है ये मीर बख्शी करता था। ये मैं केंद्र के जो है बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और राज्य का जो रहेगा वो बख्शी नाम है, ठीक है। राज्य जो प्रांत का है, सेना का प्रधान, वो जो है बख्शी कहा जाता था। और ये क्या कहा जाता था? मीर बख्शी, ठीक है। आगे देखिए, सत्र उस सत्र का कार्य धार्मिक था। यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था, ठीक है। और मुख्य काजी, मुगल बादशाह सबसे बड़ा न्यायाधीश बुधवार को, ये मुगल बादशाह सबसे बड़ा न्यायाधीश था, बुधवार को न्याय करता था, ये मैंने आपको बता दिया है। बादशाह की न्याय में सहायता के लिए मुख्य काजी मुख्य न्यायाधीश होता था। मुस्लिम कानून के अनुसार जो है न्याय किया जाता था। इसकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे जो कानूनों की व्याख्या करते थे, जिसके आधार पर काजी निर्णय लेता था, ठीक है। तो अब आप समझ गए। अब जो सूबे में था, जो सरकार में था, जो काजी थे, वो इसी तरह आपको मैंने बता दिया कि जैसे काजी है तो वो किसको रिपोर्ट करता था? सरकार वाला करेगा सूबे को, सूबा वाला करेगा आपको जो केंद्रीय काजी है, ठीक। तो इस तरह रिपोर्टिंग करते थे और इस तरह जो है कंट्रोल पूरा जो है केंद्र का इन्हीं के द्वारा जो बादशाह था वो पूरे साम्राज्य पे अपनी पकड़ बनाए रखा था, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है एक बादशाह जो आपका आगरा, दिल्ली में, लाहौर बैठा है, वो कैसे जो है पूरे साम्राज्य पे पकड़ बनाता था। तो ये इसके जो है मुख्य सहयोगी थे बादशाह के। पांचवां मंत्री को देखिए, मुहतसिब, ठीक है। प्रजा की नैतिक चरित्र की देखभाल करता था। ये प्रजा इस्लाम के कानूनों के अनुसार आचरण कर रही है, नहीं कर रही है, चोरी इत्यादि, ये सब पे जो है इसकी नज़र कौन रखता था? मुहतसिब, ठीक है। मीरे सामान, बादशाह के परिवार, महल, व्यक्तिगत दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति देखभाल करता था। कौन करता था? 6वां नंबर, मीर ए सामान, ठीक है। और देखिए, मीर ए आतिश, शाही तोपखाना इसके अधीन थे। ये तोपखानों को, बारूद की व्यवस्था, ये जो है रखता था। आपने देखा था कि कैसे जो है बाबर एक जो है तोपखाना से कितनी युद्धों को विजित किया था, है ना। तो तोपखानों का मुगल साम्राज्य में महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। और देखिए 8वां, दरोगा ए डाक चौकी, इसके अधीन राज्य के गुप्तचर और संवादवाहक थे। प्रांतों से सूचनाएं प्राप्त करना तथा वाकिया ए नवीशों और मुफिया ए नवीशों की नियुक्ति और उनसे प्राप्त सूचनाओं को बादशाह तक पहुंचाना, इसका प्रमुख कर्तव्य था। गुप्तचर विभाग का यह प्रधान भी ये था। आपने केंद्रीय प्रशासन को देखा, अब आ जाइए प्रांतीय या स्थानीय शासन को जो है अब आप देखिए। सबसे पहले आप देखिए प्रांतों या सूबों को शासन, इसको कौन चला रहा था? देखिए सूबेदार सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी था। सूबे यानी एक छोटा बादशाह ही समझ लीजिए। जैसे केंद्र में बादशाह था, वैसे ही प्रांत में जो है ये जो है सूबेदार बादशाह था, ठीक है। तो ये जो है बादशाह का जो है जिसको बहुत ही विश्वास करता था बादशाह, उसी को सूबेदार नियुक्त करता था। और ये सूबेदार सूबे के शासन का ये जो है सर्वे सर्वा था। दीवान, देखिए दीवान सूबे का वित्त अधिकारी था। बादशाह इसकी नियुक्ति केंद्रीय दीवान की सलाह से करता था, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना कि एक प्रमुख हो गया और एक हो गया आपका जो वित्त मंत्री हो गए, तो इसी तरह जो है आपने केंद्र में देखा, ऐसे राज्य में था। अगले को देखिए, अगले मंत्री, इसका बख्शी, इसका मुख्य उत्तरदायित्व सूबे की सेना की देखभाल करना था। इसकी नियुक्ति केंद्र के मीर बख्शी की सहायता से की जाती थी, ठीक है। अभी आपने मीर बख्शी को पढ़ा, ठीक है। तो अब देखिए मीर बख्शी जो है नियुक्त कर रहा है राज्य में, इसका क्या नाम है? बख्शी, ठीक। और रिपोर्ट ये किसको करेगा? मीर बख्शी को करेगा,
ठीक है। आगे देखिए चौथा, वाकिया-ए-नवीश, ये अधिकारी था, ये सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान था और इस दृष्टि से सूबे के शासन के प्रत्येक सूचना, यहाँ तक कि सूबेदार और दीवान के कार्यों की सूचना भी केंद्रीय सरकार को भेजता था। ठीक है, अभी कंट्रोलिंग कितनी अच्छी ये पकड़ बनाया है कि सूबेदार और दीवान क्या कर रहे हैं, उनकी सारी रिपोर्ट जो है वो केंद्र में भेजता था। ठीक। कोतवाल, सूबे की राजधानी तथा बड़े नगरों की शांति और सुरक्षा, स्वच्छता और सफाई, यात्रियों की देखभाल आदि कोतवाल करता था। सूबे में सदर और काजी का पद साधारणतया एक ही व्यक्ति को प्रदान किया जाता था, जो सद्र उस सद्र अथवा मुख्य काजी के नियंत्रण में कार्य करता था। यह प्रजा के नैतिक चरित्र और इस्लाम के कानूनों के पालन की व्यवस्था करता था। ठीक है, तो एक चीज़ और करिएगा दोस्तों कि किताब जो है आप मैं वीडियो तो आपको बता ही दे रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी किताब से आप जो है ज़रूर इसको देखिएगा। एक बार आप भी पूरी किताब में पढ़ लेंगे और मैं वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ, तो जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो है आपको अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो एक अच्छी सी किताब में भी आप जो है जो वीडियो में पढ़ाते जा रहा हूँ, वो किताब में भी आप जैसे मुगल प्रशासन या शासन व्यवस्था है उसको भी एक बार आप एक तरफ देख लीजिएगा। ठीक है, तो एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सरकार, जिले का शासन देख लो। ठीक, आपने केंद्र का देखा, सूबे का देखा, आप देख लीजिए जिले का। जिले को क्या कहते हैं? थे सरकार। देखिए प्रत्येक सूबा कई सरकारों जिलों में बटा था। ठीक, अब देखिए इसका पहला फौजदार, प्रत्येक सरकार में एक फौजदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। शांति स्थापित करना, चोर लुटेरों से रक्षा, आज्ञाओं को प्रजा से मनवाना प्रमुख कर्तव्य इसका था। ठीक है, अब यहाँ पे कौन हो गया सर्वे सर्वा आपका? फौजदार। ठीक, और देखिए दूसरा नंबर अमल गुजार, जिले में लगान वसूल करना, कृषि की देखभाल करना, किसानों की सुरक्षा, चोर लिटेरों से दंड देना आदि इसके कार्य प्रमुख कर्तव्य थे। किसका? अमल गुजार का। ठीक, उसके बाद देखिए काजी, कोतवाल, बीतीकची, एक देखिए ये अधिकारी है, इसका कार्य क्या है? बीतीकची अमल गुजार के अधीन अधिकारी था। भूमि और लगान संबंधी सभी कागज उसे तैयार करने पड़ते थे। ठीक है, अब एक देखिए छठवां नंबर खजानदार, यह सरकार का जो है खजांची था। यह अमल गुजार की अधीनता में कार्य करता था और सरकारी खजाने की सुरक्षा इसका मुख्य उत्तरदायित्व था। परगने का शासन, ठीक, आपने कंप्लीट कर लिया केंद्र को, सूबे को। ठीक है, और आपने सरकार को, जिले को कंप्लीट कर लिया। आप परगने का शासन देख लीजिए, परगने में कौन कौन से अधिकारी थे, मंत्री थे, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो परगने को क्या कहते थे बताइए आप? मैंने अभी आपको बताया था, परगना यानी तहसील। ठीक, तहसील आप समझते ही हैं, आज भी तहसील जो है आपके यहाँ आपके हैं। ठीक है, तो परगना यानी तहसील। ठीक, अब आप देखिए इसके अधिकारी को सिकदार, सिकदार परगने का या तहसील का प्रमुख अधिकारी था। यह एक सैनिक अधिकारी था। आप देखिए दूसरा अधिकारी कौन है, मंत्री कौन है? आमिल, यह परगने का वित्त अधिकारी था। इसका मुख्य कार्य किसानों से लगान वसूल करना था। पौतदार, यह परगने का खजांची था। अभी आपने फौजदार को पढ़ा, वो क्या था? जिले का प्रमुख था। ठीक है, और ये देखिए पौतदार है कि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पता लगा फौजदार पूछा तो आपने पौतदार में ही वही बता दिया। ये देखिए पौतदार जो है यह परगने का खजांची है। हाँ, वो फौजदार क्या था? फौजदार जो है वो प्रमुख था जिले में। चौथा नंबर कानूनगो, परगने के पटवारियों का प्रधान था। यह लगान, भूमि और कृषि संबंधी सभी कागजों को देखता और तैयार करता था। अबुल फजल के अनुसार कानूनगो द्वारा वसूल किए गए लगान का 1% जो उसे दस्तूरी के रूप में मिलता था, नानकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नानकार कहा जाता था। कारकुन परगने के क्लर्क थे जो लिखा पढ़ी का कार्य करते थे। ठीक है,
एक शब्द दूसरा क्या है यहाँ, कारकुन। कारकुन क्या करता था परगने में, कारकुन परगने के क्लर्क थे जो लिखा पढ़ी का कार्य करते थे। अकबर के काल में परगने के अभिलेख केवल फारसी में लिखे जाते थे। ठीक है, किस भाषा में लिखे जाते थे, फारसी। परगने जो तहसील की जो अभिलेख थे, जो लिखाई होती थी, वो फारसी भाषा में उसकी लिखाई होती थी। नगरों का शासन, नगर के शासन का प्रधान कौन था, कोतवाल होता था। ठीक, और यह उन सभी कार्यों को करता था जो आधुनिक समय में नगर पालिकाएं और पुलिस अधिकारी मिलकर करते हैं। ये आपने नगरों को शासन का देख लिया। ठीक, अब आइए गांव को शासन देखिए। गांव का शासन किस तरह, जो मुगल काल था उसमें गांव का शासन किस तरह था, उसे आप समझिए। मुगलों ने गांव के शासन का उत्तरदायित्व अपने अधिकारियों के हाथों में नहीं दिया था, अपितु परंपरागत गांव पंचायतें ही अपने गांव की सुरक्षा, सफाई, शिक्षा आदि की देखभाल करती थी। ठीक है, गांव को मावदा या दीह कहा जाता था। बस्तियों को क्या कहा जाता था, नागला। ठीक, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। गांव को क्या कहा जाता था मुगल काल में, मावदा या दीह। और बस्तियों को क्या कहा जाता था, नागला। ये सब छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको आप एक दो बार देख लेंगे ना, बस दिमाग में आपको बैठा रहेगा। और गांव के पटवारियों का पद भी पैतृक होता था। ठीक है, जो पटवारी होते थे उनका पिता की मृत्यु हुई तो उनका लड़का पटवारी हो गया। इस तरह जो है वंशानुगत चलता रहता था। अब आ जाइए मुगल सैनिक व्यवस्थाओं को आप देखिए। मनसबदार और उसके सैनिक, प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब पद प्रदान किया गया था। मनसब के बारे में मैंने पीछे की वीडियो में बहुत ज़्यादा चर्चा किया है, तो फिर वही रिपीट करना कोई खास फायदा है नहीं। पीछे का वीडियो आप देख ही रहे हैं, और नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। बादशाह के अधीन राजाओं को भी मनसबदारों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था। प्रत्येक मनसबदार स्वेच्छा से अपने सैनिकों की भर्ती करता था। अब नंबर 2 देखिए, अहदी सैनिक। ये सैनिक बादशाह के सैनिक होते थे। जो है इसको जो है इसकी नियुक्ति कौन करता था, बादशाह करते थे, और इनको जो है वेतन भी ज़्यादा तगड़ा मिलता था। अब सोचिए, साधारण सैनिकों को 10 से 12 रुपये मिलते थे, और इसको 500-500 तक, कोई सैनिकों को 500-500 रुपये तक मिला है। तो इस तरह जो है ये एक महत्वपूर्ण सेना थी जो बादशाह नियुक्त करता था, और ये जो है सम्राट के प्रति बहुत ही समर्पित थे ये। ठीक, दाखिली सैनिक, ये वे सैनिक थे जिनकी भर्ती बादशाह की तरफ से की जाती थी, लेकिन इसको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। मुगलों की सेना के प्रकार देखिए आप। घुड़सवार सेना, मुगलों की सेना का श्रेष्ठतम भाग। मुख्यतः 2 प्रकार के सैनिक थे। देखिए, जो घुड़सवार सेना थी, ये जो है मुगल सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। आपने देखा था कि पिछले भी जो युद्ध कैसे बाबर और इन्होंने जीता है, तो उसमें घुड़सवार सेना जो थी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, और अब देखिए इसमें 2 प्रकार के सैनिक थे। ठीक है, कौन कौन थे, एक थे बरगीर, नाम पे ध्यान दीजिएगा, बरगीर, जिन्हें घोड़े, अस्त्र और वस्त्र राज्य की ओर से मिलते थे। ठीक है, इनको घोड़े, अस्त्र और वस्त्र राज्य की ओर से मिलते थे। इनका क्या थे, इनका नाम बरगीर। सिलेदार, देखिए दूसरे प्रकार सिलेदार, जो अपने हथियार और घोड़े स्वयं लाते थे। ठीक, अगला देखिए, और दुअस्पा। दुअस्पा यानी एक सेना के पास, एक सैनिक को 2 घोड़े जिसके पास थे उसे कहा जाता था दुअस्पा। और एक अस्पा, एक सैनिक के पास 1 घोड़ा था, उसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था, एक अस्पा। एक अस्पा। और देखिए 2 सैनिक पर 1 घोड़ा, 2 सैनिक है, 1 घोड़ा है वहां, तो उसे कहा जाता था निम्न अस्पा। ठीक, तो ये अस्पा, एक अस्पा, निम्न अस्पा, दुअस्पा जहां लिखा रहेगा वो आप समझ जाओगे कि क्या अर्थ हुआ इसका। और देखिए पैदल सेना 2 भागों में थी, बंदूकची और शमशीरबाज।
शमशीरबाज यानी तलवार, ठीक है, पैदल सेना। और ये शमशीरबाज में भी वो भाले इत्यादि भी अपना लिए रहते थे, और इस सेना के साथ भी जो पानी भरने वाले, उनकी मदद करने वाले, वो सब भी इसी में आते थे, पैदल सेना में, ठीक है। हाथी सेना, हाथी सेना भी महत्वपूर्ण स्थान था इनका। तोपखाना, तोपखाना तो भाई इनका जो है एक विशेष पावर थी, जिसकी वजह से इन्होंने शुरुआती बाबर उबर ने कितने जो है युद्ध तोपखाने की वजह से जीते थे। तो बाबर एक अच्छा तोपखाना लेकर भारत आया था, ये आप जानते ही हैं, और कैसे जीता था। और देखिए नौसेना, नौसेना कोई इनका खास अच्छा नहीं था, और इन्होंने नौसेना पे काम भी नहीं किया। और जब गुजरात विजय कर रहा था अकबर, तो आपने देखा कि पुर्तगाली जो है समुद्र पे कब्जा कर चुके थे, और इनका काम जो इनका क्षेत्राधिकार था, जैसा कि आपने अकबर इत्यादि में देखा है कि उनका जो था तो स्थलीय ही साम्राज्य था, समुद्र में तो इनका कोई व्यापार था नहीं, या समुद्र के बाद दूसरे देशों में, तो इनका स्थलीय जो है साम्राज्य था। तो ऐसा कोई ज़रूरत ही भी इनको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, ठीक है। तो इनकी नौसेना जो है उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ जिंजी थे, उन पे जो भगोली का जो बंदरगाह था, तो ये उनको सौंप रखा था रक्षा का दायित्व। मुगल साम्राज्य के आर्थिक जीवन के बारे में अब आप देखिए, पढ़िए। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। कौन कौन? खालसा, जागीर भूमि, और तीसरा सयूर गल या मदद ए मास या मिल्क भी कहते हैं, ठीक है। खालसा भूमि क्या थी? बादशाह की भूमि थी। जागीर भूमि जो जिन्होंने जागीर दिया है, ठीक है, बादशाह ने जिसको जागीर दिया है, जागीर भूमि हो गई। और सयूर गल या मदद ए मास, जैसे कि जो दान में दी गई है, बादशाह द्वारा दान में दी गई भूमि, ठीक है। और एक शब्द आप देखिए, करोड़ी यहाँ पे दिख रहा है। करोड़ी वो था जो मालगुजारी जो ली जाती थी, जहाँ से 1 करोड़ दाम प्राप्त होते थे, और वहाँ जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसे कहा जाता था करोड़ी, ठीक है। और देखिए आगे 1580 ईस्वी में अकबर ने धासाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि राजा टोडरमल ने भूमि राजस्व का आकलन किया था। तो राजा टोडरमल, धासाला, इसी को जो है धासाला पद्धति, ठीक है। तो इसके बारे में आप पीछे पढ़ ही चुके हैं, तो इसे फिर बताना कोई खास नहीं है, बाकी आप यहाँ पढ़ ही रहे हैं, समझ रहे हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। कौन कौन? देखिए, पोलज, यहाँ पे इसमें नियमित खेती होती थी, वर्ष में 2 बार जो है इसमें बुआई जुताई होती थी। प्रति 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर यहाँ पे खेती होती थी। और चाचर 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर यहाँ पे खेती होती थी। तो आप ये आकलन इन्होंने करने के बाद जैसी खेती उपज होती थी उसी तरह जो है कर लिया जाता था, ठीक है। 1/3 से और 1/2 तक का जो है लगान वसूला जाता था किसानों से। एक भूमि आती है बंजर, इस पे खेती उती कुछ होता नहीं था, तो भैया इस पे लगान भी नहीं लगता था। अब आ जाइए मुगल काल के किसानों, ठीक है। मुगल काल में किसान 3 वर्गों में विभाजित थे, ठीक है। मुगल काल में किसान 3 वर्ग में विभाजित थे। कौन कौन? देखिए, पहला नंबर खुद काश्त। ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे, उसे क्या कहा जाता था? खुद काश्त। अब देखिए दूसरे किसान, दूसरे प्रकार का नाम पाही काश्त। ये कौन से किसान थे? ये दूसरे गांव में जाकर के उनकी जमीनें लेकर खेती करते थे, उन्हें कहा जाता था पाही काश्त, ठीक है। और देखिए अब तीसरा नंबर मुजारियन। खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, उन्हें कहा जाता था मुजारियन। क्लियर है? आप देखिए मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं, ठीक है। लगान वसूल कैसे किया जाता था उसकी व्यवस्थाएं आप देखिए। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था, ठीक है। फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक,
इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। ठीक, और देखिए जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। अब सिक्कों के बारे में जानिए। सबसे बड़ा सिक्का संसब का था। किसका बना हुआ था? सोने का। सोने का सबसे प्रचलित सिक्का कौन था? इलाही। आगे देखें, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। चांदी का रुपया से बहुत ज़्यादा खरीदारी होती थी। दैनिक लेन देन के लिए तांबे का जो है दाम का प्रयोग होता था। ठीक है, रोजमर्रा की चीज खरीद फरोख्त के लिए तांबे का बना हुआ दाम का सिक्का प्रयोग किया जाता था। 1 रुपए में 40 दाम होता था। क्लियर? आगे देखिए, जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना और नूरजहां का नाम अंकित करवाया। और देखिए, एक सिक्का है आना सिक्का। पुराने जमाने में आना आप नाम सुनते होंगे जो पुराने लोग हैं। तो आना सिक्के का प्रचलन कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। ठीक, मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में हुई? औरंगजेब के समय में हुई। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने पढ़ा जो है मुगल प्रशासन के बारे में और मुगल काल की जो अर्थव्यवस्था थी, कैसे लगान की वसूली होती थी, कैसे किसान थे, किसानों के वर्ग, ठीक है, और सिक्कों के बारे में आज की वीडियो में आपने पढ़ा। आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो तुरंत लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर आप फेसबुक के दोस्त हैं, आप फेसबुक पेज पे हैं, तो दोस्तों आप यूट्यूब का जो अपना चैनल है हिस्ट्री विद सिंह में, तो इसको भी आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज का वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।